प्यारे बच्चों एवं प्यारे मित्रों, आज हम लोग पढ़ेंगे वही पानीपत का युद्ध हम लोग पढ़ रहे हैं। उसमें आज हम लोग पढ़ेंगे युद्ध का घटनाक्रम, किस तरह युद्ध हुआ। तो मित्रों, हम इसके पहले पढ़ चुके हैं पहले वाले क्लास में कि मराठों के जब बड़े रसद भंडार कुंजपुर पर अब्दाली ने आक्रमण कर दिया तो वहीं से मराठे अपने तोपखाने से फायर करना प्रारंभ कर दिए। ठीक है, चलिए तो युद्ध के घटनाक्रम में हम यही शुरुआत करते हैं। युद्ध का प्रारंभ एवं घटनाक्रम 14 जनवरी 1761 को प्रातः मराठे तोपखाने द्वारा फायर का प्रारंभ किया गया। तोपखाना प्रभावहीन होने पर मराठा सेना के इब्राहिम गारदी ने बरखुरदार खां, मित्रों इसको हम जब आपको इसके पहले जब उसमें पढ़ाने लगेंगे, बाय द वे उसमें क्या बोलते हैं, जब हम आपको जब आपको समझाने लगेंगे तो सभी सेनाधिकारियों का, सेनापतियों का नाम हम आपको बता देंगे, उसमें लिख भी देंगे, तो आपकी समझ में आ जाएगा कि कौन किस सेना का सेनापति था। ठीक है, चलिए तब तक आप लोग जो है इसको आराम से पढ़िए, लिखते रहिएगा जब आप लिखें, लेकिन इसके पहले हम आपको समझा देंगे। ठीक है, उसके पहले हम आपको समझा चुके हैं। ठीक, चाहे पहले अगर लोड करेंगे पहले, तो बाद में लोड करेंगे तो बाद में। ठीक है, तोपखाना प्रभावहीन होने पर मराठा सेना के इब्राहिम गारदी ने बरखुरदार खां तथा अमीर बेग को छिटपुट आक्रमण द्वारा उलझाए रखा तथा डांडी खां, हाफिज रहमत खां तथा अहमद खां पर तिर्यक आक्रमण किया, जिसमें अब्दाली की काफ़ी सेना मारी गई। मित्रों, इसमें इब्राहिम गारदी जो कि भारत की ओर से लड़ रहा था, इतना ध्यान रखिएगा आप लोग, क्योंकि बहुत से मुसलमान अब्दाली का साथ दिए थे, मुसलमान सेनापति जो यहाँ पर भारत में थे, सामंती राजा थे, लेकिन इब्राहिम गारदी जो कि पूर्ण रूप से हिंदुस्तान और मराठों के प्रति समर्पित था, देशभक्त भी था। यहाँ की तक कि अब्दाली ने इसको पहले निमंत्रण भी दिया था कि हमारे पक्ष में आ जाइए, लेकिन इसने जो है मराठों का साथ देना स्वीकार किया, ना कि किसी विदेशी का साथ देना स्वीकार किया। ठीक है, तो इसलिए हम इब्राहिम गारदी की बात आप लोग ये मानकर चलिए, इब्राहिम गारदी अब्दाली के साथ नहीं बल्कि मराठों के साथ था। ठीक, चलिए कुछ देर बाद बरखुरदार खां ने इब्राहिम गारदी पर घुड़सवार सेना द्वारा तेजी से आक्रमण करके उसे समाप्त कर दिया। मराठा सेना के मुख्य दल द्वारा अब्दाली की सेना पर भयानक आक्रमण किया गया। इस आक्रमण में वजीर आला का भतीजा जो है अंते खां और उसके 3000 सैनिक मारे गए। अगला है, नजब उद्दौला द्वारा मराठा सेना पर भारी मात्रा में रॉकेट से फायर किया गया, जिससे डरकर मराठा अश्वरोही आगे नहीं आ पाए, और इसी समय मौका पाकर शाह पसंद खां ने मराठा सेना पर अपने घुड़सवारों से आक्रमण कर उसे तितर बितर कर दिया। ठीक, इस प्रकार दोपहर तक दोनों सेनाएं लगातार संघर्षरत रहीं, जिसके कारण दोनों सेनाएं काफ़ी थक गईं। ठीक दोपहर बाद अब्दाली ने अपने आरक्षित सेनाओं से यानी रिजर्व सेना से थकी हुई मराठा सेना पर तीव्र आक्रमण किया, जिसमें विश्वासराव मारा गया। विश्वासराव मित्रों आप जानते ही हैं, पेशवा बालाजी का पुत्र था, या मानकर चलिए पेशवा बालाजी ने उसे प्रधान सेनापति बनाकर भेजे थे। अब ये कंडीशन है, आप देख सकते हैं, हमने आपको कई बार युद्धों में बताया भी है कि अगर प्रधान सेनापति मारा गया तो बाकी सेना कितनी भी ताकतवर हो वो भाग खड़ी होती है। अब थकी हुई मराठा सेना इस आक्रमण से भारी दबाव में आ गई, जिसके कारण सिंधिया, गायकवाड़, शमशेर बहादुर तथा जसवंत राव युद्धभूमि से भाग खड़े हुए। अनियंत्रित मराठा सेना पर अब्दाली की अंगरक्षक सेना ने धावा बोल दिया, जिसके कारण मराठा सेना पूरी तरह से अब्दाली की सेना से घिर गई। ऐसी स्थिति में मराठा सेना के पास भागने के अतिरिक्त और कोई विकल्प नहीं बचा, और भागती हुई मराठा सेना का अफगान घुड़सवारों ने 20 मील तक पीछा करके अधिकांश को मौत के घाट उतार दिया। इस संग्राम में प्रधान मराठा सेनापति विश्वासराव एवं सदाशिवराव भाऊ वीरगति को प्राप्त हो गए। अन्य सेनापति इब्राहिम गारदी, जसवंत राव, शमशेर बहादुर, सिंधिया आदि या युद्ध में मारे गए या बंदी बनाकर मार दिए गए। ठीक, इस युद्ध में
5000 मराठा योद्धा मारे गए, जिससे मराठा शक्ति बिल्कुल क्षीण हो गई। कहने का मतलब मित्रों 5000 क्या, हमें लगता है इस युद्ध में 50,000 मराठा योद्धा मारे गए थे। ठीक है, चलिए 50,000 या 5,000 जो भी रहे होंगे, हमें लगता है मित्रों इस युद्ध में 5,000 नहीं 50,000 योद्धा मारे गए थे, तभी जो है मराठा शक्ति पूर्णतया क्षीण हो गई थी। ठीक है, अब इस युद्ध से प्राप्त शिक्षाओं के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे युद्ध में। और ये शिक्षाएं और पराजय के कारण मित्रों एक ही होता है, चाहे शिक्षाएं आप ले लीजिए चाहे पराजय के कारण, अगर दोनों के रूप में अगर प्रश्न आता है तो उत्तर आपका एक ही होगा। ठीक, इस संग्राम में बस कुछ अगर पॉइंटेड अगर अलग से हैं तो उसी को आप छाड़ दीजिएगा, बाकी लगभग हम सेम चीज़ें उसी में पढ़ते हैं। इस संग्राम में मराठा सेना अपनी पारंपरिक युद्ध कला का प्रयोग नहीं किया, जिसके कारण उन्हें पराजय मिली। पारंपरिक युद्ध कला क्या थी मित्रों? छापामार युद्ध कला। अगर छापामार युद्ध कला का प्रयोग करती तो इतनी भारी सैन्य संख्या होने पर हमें नहीं लगता कि मराठा सेना पराजित होती। अगला है मराठा पेशवा बालाजी स्वयं इस युद्ध में पूर्ण भागीदारी का निर्वाह नहीं किए, जिससे मराठा सेना पूर्ण मनोबल से युद्ध नहीं कर पाई। मित्रों क्योंकि पेशवा मराठा बालाजी थे और उन्होंने अपने पुत्र को भेजा। मित्रों ये भी सत्य है कि ज़्यादातर राजा जो परिचित होते हैं वो राजा से परिचित होते हैं, अर्थात पेशवा से परिचित थे, ना कि विश्वासराव से, इसलिए उनका मनोबल जो है वैसे भी गिरा हुआ था। भारतीय मुसलमानों ने अब्दाली को पूर्ण सहयोग दिया। वे मराठों के चौथ नामक कर वसूली के विरुद्ध थे। मराठे चौथ नामक कर वसूल करते थे, टैक्स लेते थे, इसलिए वो नाराज थे मित्रों। लेकिन फिर भी इब्राहिम गारदी जैसे एक मुस्लिम शासक ने अपने देश की रक्षा के लिए वो भी मराठों का साथ दिया था। ठीक, चलिए रिजर्व या आरक्षित सेना युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जिसका लाभ अब्दाली को मिला। मराठा सेना में आरक्षित सेना न होने से मराठे इसके प्रयोग एवं बचाव से वंचित रह गए। ठीक, पेशवा के युद्ध भूमि में न होने से मराठा सेनापतियों में आपसी तालमेल एवं सहयोग का अभाव था। मित्रों एक प्रकार से समझ लीजिए कि मालिक ना हो, अगर किसी बच्चे को सेनापति बनाकर भेज दिया जाए तो वही कंडीशन थी, क्योंकि विश्वासराव पेशवा का पुत्र था। मराठा सेना में अपनी युद्धरत टुकड़ी की मदद की कोई व्यवस्था नहीं थी। जिस सैन्य टुकड़ी पर दबाव पड़ता वही धराशायी हो जाती। कहने का मतलब अगर कोई अलग से रिजर्व सेना होती तो रिजर्व से ज़्यादातर सैनिकों को मदद के लिए पुनर्बलन का कार्य मिलता रहता, तो सेनाएं कमज़ोर नहीं होती। इसलिए जिसने आक्रमण किया, जहाँ जो कमज़ोर पड़ा तुरंत वो दब गया वहीं पर। मराठा शक्ति क्षीण हो जाने पर ब्रिटिश शासन के पैर जमने के अवसर दिखाई देने लगे। इस युद्ध ने भारतीय हिंदुत्व की शक्ति को लगभग पूर्णतया समाप्त कर दिया। ठीक है मित्रों, उम्मीद करता हूँ चैप्टर आपके समझ में आया हो गया, हालांकि बहुत कठिन नहीं है। बाकी इसके पहले हम आपको ये एक वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको हम दिखाएंगे कि सेनाएं किस प्रकार खड़ी थी, यानी संरचना क्या थी, और सेनाएं कितनी टुकड़ियों में बटी थी और हर टुकड़ी का सेनापति कौन था। ठीक है, चलिए तब तक आप लोग पढ़िए लिखिए, मस्त रहिए, खुश रहिए।